कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को इतिहास का अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 4 के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें कौन से प्रश्न कराते हैं। तो सबसे पहले इसमें गरम दल अथवा उग्र दल के कार्यशैली का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका 19वीं सदी के अंतिम दशक में उग्रवादी प्रवृत्तियों का उदय हुआ। उग्रवादी प्रवृत्तियों के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल थे, जो लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते थे। इन नेताओं ने अनुनय, विनय तथा भीख मांगने की निंदा की। उन्होंने शक्ति पर जोर दिया। इनकी लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, उग्रवादी प्रवृत्तियों के कारण जनता में एकता की भावना उत्पन्न हुई। कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रव्यापी हो गया। कांग्रेस के स्वरूप हुआ चरित्र में परिवर्तन हो गया। यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। इस नारे ने आम जनता को प्रभावित किया। मराठा और केसरी में तिलक के उन लेखों ने भारतीयों में जान फूंक दी। नंबर 6, इन नेताओं ने जनता की देशभक्ति को जगाया और बलिदान के लिए प्रेरित किया। इन नेताओं ने प्रशासन में सुधार की मांग की बजाय स्वराज्य के मांग की। गरम दल प्रश्न है, गरम दल और नरम दल के बीच क्या अंतर था, स्पष्ट कीजिए। तो गरम दल और नरम दल की नीतियों में निम्नलिखित अंतर थे। नंबर 1, गरम दल वाले यदि ब्रिटिश नागरिक के अधिकारों को मानते थे तो गरम दल वाले मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के पक्षपाती थे। गरम दल वाले अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। गरम दल वाले अंग्रेजों को स्वार्थी मानते थे। नरम दल वाले अंग्रेजी सरकार को अलगाव नहीं जुड़ाव चाहते थे, किंतु गरम दल वाले में अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोग की भावना थी। नंबर 4, नरम दल वाले अपनी स्वायत्ता चाहते थे, जबकि गरम दल वाले पूर्ण स्वराज चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पर प्रकाश डालिए। प्रथम विश्व युद्ध महायुद्ध है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को भी युद्ध में झोंक दिया। इस युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो गया, जिसके निम्न परिणाम थे। नंबर 1, भारत में स्वशासन की मांग जोर पकड़ने लगी, जिसे होम रूल भी कहते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने कई प्रांतों में होम रूल स्थापित किया। भारतीय नेताओं ने आंदोलनों के प्रचार की गतिविधियां तेज कर दी। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में 1916 ईस्वी में एकता स्थापित हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। गांधी जी ने 1915 ईस्वी में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का क्या मतलब है? इन आंदोलन में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना कैसे जगाई? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अर्थ है लोग अपने देश यानी स्वदेश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करें तथा विदेश में बनी वस्तुओं का त्याग यानी बहिष्कार करें। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रभाव, आंदोलनों में क्या प्रभाव हुआ वो देखते हैं। नंबर 1, भारतीय जनता यह सोचने लगी कि विदेशी वस्तुओं के कारण ही उनका शोषण हो रहा है। यदि वे उनका बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं तो ब्रिटेन का आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो जाएगा तथा ब्रिटेन शक्तिहीन हो जाएगा और उन्हें स्वतंत्रता मिलने में आसानी होगी। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने से भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। छात्रों ने ब्रिटेन सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। देश में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। इस प्रकार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया।
होम रूल आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ये उत्तर है इसका। 1916 में महात्मा तिलक एवं एनी बेसेंट ने स्वराज प्राप्ति के लिए यह आंदोलन चलाया। मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है। नंबर 1, शांतिमय उपायों द्वारा भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना। नंबर 2, अंग्रेजों को संतुष्ट करके ऐसी स्थितियां पैदा करना जिससे वे स्वयं स्वराज दे दें। नंबर 3, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा धारा सभाओं में स्वराज की स्थापना करना। नंबर 4, ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधि भेजना। बंग भंग आंदोलन क्या है, इसका प्रभाव बताइए। तो उत्तर है ये, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में सभी वर्ग के लोग उठ खड़े हुए और यह जन सैलाब आंदोलन का रूप ले लिया। इसी आंदोलन को भारतीय इतिहास में बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। प्रभाव नंबर 1, जनता का पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। बंगाल की जनता अत्यंत उग्र हो गई। नंबर 2, लोगों ने उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। नंबर 3, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। वह स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया गया। नंबर 4, वंदे मातरम व स्वदेशी का नारा लगाया गया। नंबर 5, विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया। नंबर 6, राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाले शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। नंबर 7, बंग भंग आंदोलन अब एक देशव्यापी आंदोलन बन गया था। परिणाम, बंगाल विभाजन न्याय संगत नहीं था, अतः अंग्रेजों को इसे रद्द करना पड़ा। सन 1911 को यह विभाजन रद्द किया गया। यह घटना राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी विजय थी। आंदोलनकारियों यानी क्रांतिकारी दलों के निर्माण व प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाली है। तो हमारे देश में ऐसी विचारधारा को मानने वाले नौजवान भी थे जो अंग्रेजी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने को तत्पर थे। वे सीधी सीधी कार्रवाई पर विश्वास करते थे। ऐसे बलिदानी युवाओं के संगठन को क्रांतिकारी दल के नाम से जाना जाता था। ये नौजवान बंदूक चलाने, गोला बारूद के प्रयोग व बम फेंकने का प्रशिक्षण लेते थे। भारत माता को आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान करना इनका सबसे बड़ा सपना था। ये लोग अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई चाहते थे। वे महाराष्ट्र में अभिनव भारत और बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्यों के रूप में सक्रिय थे। वे पंजाब और उत्तर भारत में भी अत्यधिक संख्या में सक्रिय थे। क्रांतिवीर ने अपना जीवन मातृभूमि की आजादी के लिए समर्पित कर दिया, भले ही उन्हें पूरी सफलता न मिली हो। मातृभूमि के वीर सपूतों का यह आत्म बलिदान युगों युगों तक प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? उत्तर है इसका, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, शोषण के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। सत्याग्रह अत्याचार, शोषण के विरुद्ध आंदोलन का अहिंसात्मक तरीका है। रंगभेद नीति क्या है? गांधी जी ने इसे कैसे दूर किया? तो ये उत्तर है, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर अंग्रेजों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। भारतीयों को वहां काला कुली कहकर अपमानित किया जाता था। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। प्रवासी भारतीयों के आग्रह पर इंग्लैंड से लौटने के बाद गांधी जी अफ्रीका गए और वहां अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी को कुली और बैरिस्टर कहकर तिरस्कार किया गया, लेकिन तमाम अत्याचारों के बाद भी गांधी जी ने संघर्ष जारी रखा और अंततः भारतीयों के सत्याग्रह के सामने सरकार को झुकना पड़ा। इस प्रकार मानव मात्र को रंग के आधार पर प्रचलित इस बुराई यानी रंग भेद का अंत हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है? उत्तर है इसका, इतिहास में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। नंबर 2, इसकी प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। नंबर 3,
इस अधिवेशन में यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी सन 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। नंबर 4, देश की जनता ने ब्रिटिश शासन के सामने नहीं झुकने का व्रत किया था। दांडी यात्रा पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये उत्तर है इसका। दांडी समुद्र के तट पर स्थित एक गांव है। गांधी जी ने यहां आकर समुद्र के जल से नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। गांधी जी ने 12 मार्च सन 1930 को अहमदाबाद से पैदल दांडी तक की यात्रा अपने साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों के सहयोग से की थी। 5 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुंचे थे। जगह जगह लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया और वे उनके साथ चलने लगे। दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी कानून को चुनौती दी। उस समय केवल सरकार ही नमक बनाती थी, आम जनता को नमक बनाने की आज्ञा नहीं थी। इस प्रकार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा कर एवं नमक बनाकर किया था। असहयोग आंदोलन के 4 परिणाम लिखिए। उत्तर है इसका। नंबर 1, गांधी जी ने राष्ट्रीय या असहयोग आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। नंबर 2, इस आंदोलन से जनता में देश प्रेम और बलिदान की भावना जागृत हुई। नंबर 3, इस आंदोलन से जनता को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा मिली। नंबर 4, इस आंदोलन से कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया। प्रार्थना और अनुनय विनय की भावना छोड़कर संघर्ष की नीति अपनानी आरंभ कर दी। आतंकवादी क्रांतिकारियों के क्या कार्यकलाप थे? सन 1922 के बाद सक्रिय 4 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। उत्तर है ये। क्रांतिकारियों के निम्नलिखित कार्यकलाप थे। नंबर 1, क्रांतिकारी देशभक्त थे और मातृभूमि को आजाद करने के लिए बलिदान को तत्पर थे। अत्याचार का बदला अत्याचार करके लेना चाहते थे। नंबर 3 है, अत्याचारी शासकों के मन में आतंक फैलाना चाहते थे। नंबर 4 है, क्रांतिकारी विदेशी शासन सभ्यता एवं संस्कृति के विरोधी थे और उसे उखाड़ फेंकना चाहते थे। नंबर 5, भारतीयों को विदेशी शासन के विरुद्ध शस्त्र उठाने की प्रेरणा देते थे। क्रांतिकारियों का आंदोलन कई वर्षों तक चला लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सक्रिय क्रांतिकारियों के नाम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न 39 है, साइमन आयोग कमीशन क्या था? भारतीय जनता ने क्यों इसका विरोध किया? ये उत्तर है। सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया एक्ट के अनुसार भारतीय शासन में हुई प्रगति की जांच करने के लिए एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग के अध्यक्ष मिस्टर साइमन थे। इस आयोग का नाम साइमन आयोग हुआ। इस आयोग के 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे। इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था। इस कारण 3 फरवरी सन 1928 में जब यह आयोग भारत पहुंचा तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन वापस जाओ का नारा लगाया तथा हड़तालें हुई। समाजवादी विचार भारत में कैसे फैला? उनका स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा? ये उत्तर है। भारत में समाजवादी विचार फैलने के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, सन 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव राष्ट्रीय नेताओं पर पड़ा। नंबर 2, मजदूरों और किसानों ने अपने हितों के लिए संगठन बनाए। नंबर 3, एम जोशी द्वारा सन 1920 में अखिल मजदूर संघ की स्थापना की। नंबर 4, सन 1936 में किसानों द्वारा अपना संगठन बनाना। नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू का समाजवादी विचारधारा का होना। नंबर 6, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा समाजवादी विचारों को फैलाना। इस प्रकार इन कारणों से भारत में समाजवादी विचार फैले। प्रभाव क्या पड़ा देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र की प्रेरणा से किसानों और मजदूरों ने अपना संगठन बनाया। नंबर 2, किसानों और खेतिहर मजदूरों ने जमींदारी प्रथा समाप्त करने में कांग्रेस का साथ दिया।
इनके शामिल होने से ही आजादी मिली। नंबर 3, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने कांग्रेस अधिवेशन में किसानों में जमीन के समान वितरण की मांग की, मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस निश्चित किए तथा किसानों एवं मजदूरों के हितों को अपना लक्ष्य बनाया। नंबर 4, समाजवादी विचारधाराओं के कारण भारत में कम्युनिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना हुई। इनका लक्ष्य भारत में समाजवाद लाना था। आजाद हिंद फौज की स्थापना क्यों हुई? भारत की स्वतंत्रता के लिए उसने क्या किया? आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वह अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते थे। वह कठोर से कठोर पग उठाना चाहते थे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, परंतु वे भागकर विदेश चले गए। जापान सरकार से संपर्क स्थापित किया। नेताजी जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को एक झंडे के नीचे लाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से युद्ध करना चाहते थे। आजाद हिंद फौज का योगदान। नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस अंडमान गए और वहां भारत का झंडा फहराया। नंबर 2, आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए भारत के पूर्वोत्तर भाग में हमले किए। नंबर 3, फौज के कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में पहुंच गए। नंबर 4, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रयास किया। नंबर 5, सभी पंथ तथा धर्मों के भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा। नंबर 6, भारत की जनता के लिए आजाद हिंद फौज एकता और वीरता का प्रतीक बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या अर्थ है? यह कब शुरू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसका क्या महत्व है? उत्तर है बच्चों इसका, आजादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त सन 1942 के प्रस्ताव से हुआ। इसे महात्मा गांधी ने चलाया था। इसमें मांग की गई थी कि ब्रिटिश शासन को शीघ्र समाप्त करना चाहिए। इसमें देश की आजादी के लिए व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने को कहा गया। इस प्रस्ताव के पास होते ही 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सरकार का दमन चक्र चला। भारतीयों ने गांधी जी को छोड़ दो, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारत के नगरों में हड़ताल हुई, सभाएं हुई, जुलूस निकाले गए, सरकारी भवनों में आग लगा दी गई, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों तथा गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को इन कार्यों के लिए दोषी ठहराया। गांधी जी ने 10 फरवरी सन 1943 को जेल में ही 21 दिन का उपवास किया। 6 मई सन 1944 को गांधी जी को छोड़ दिया गया। इस समय तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया था। महत्व। नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो की नीति अपनाई गई। नंबर 2, गांधी जी सहित अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए। नंबर 3, सरकारी भवनों में एवं संस्थाओं में आग लगाई। नंबर 4, आंदोलन में राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ। नंबर 5, जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि वह आजादी के लिए हर प्रकार का बलिदान देने को तैयार है। नंबर 6, इसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। नंबर 6 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। नंबर 7 है कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा। प्रश्न है, किन परिस्थितियों में भारत को स्वतंत्रता मिली? तो ये उत्तर है बच्चों इसका, 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह भारत से अपना शासन समाप्त करना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने संविधान सभा बुलाने और अंतरिम सरकार का निर्णय करने का प्रस्ताव रखा। इधर अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उधर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर जोर देना आरंभ कर दिया। बंगाल, बिहार, बंबई आदि कई स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में लाखों लोग मारे गए और बेघर हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की अपनी योजना रखी, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया। आखिर 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया? देश में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर देना है बच्चों। ये उत्तर है, असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त सन 1920 को देशभर में चलाया गया। इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने पूर्ण अहिंसा की अपील भारतीय जनता से की थी, किंतु 5 फरवरी सन 1922 में हुए अग्निकांड ने गांधी जी को आहत कर दिया। वे भारतीय जनता को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए 12 फरवरी सन 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। प्रतिक्रिया क्या हुई? आंदोलन वापस लिए जाने पर देश प्रेम की उठती ज्वाला को स्थिरता मिल गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास के मन में सरकार के कार्यों में बाधा डालने एवं के लिए चुनाव लड़कर विधान मंडलों में प्रविष्ट होने का विचार आया। कांग्रेस ने ही स्वराज दल के नाम से एक स्वतंत्र गुट बनाया। असहयोग आंदोलन वापस लेने पर क्रांतिकारियों को बहुत निराशा हुई। वे सब सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। सभी पुनः क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय हो गए। क्रांतिकारियों के गतिविधियों की जानकारी देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजाद के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों, क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक योगदान दिया। क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में पुलिस सर्जेंट सारंग की गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स ने एक प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम फेंकने के पीछे उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज तथा सरकार की कमियां जनता तक पहुंचाना था। इस बम कांड के आरोपी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों को षड्यंत्र पूर्वक फांसी पर लटका दिया गया। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों के मुखिया थे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। आजाद उनकी उपाधि थी। वे कहते थे कि वे आजाद पैदा हुए हैं और आजाद ही मरेंगे। भगत सिंह व साथियों को फांसी दिए जाने के बाद आजाद अकेले पड़ गए थे। वे अपने कुछ मित्रों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजादी के लिए योजना बना रहे थे। तभी मुखबरी हो गई और अंग्रेज सिपाहियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। आजाद के सारे साथी शहीद हो गए और जब चंद्रशेखर की रिवॉल्वर में एक गोली बची तो उन्होंने अपनी कनपटी पर चलाकर अपने संकल्प को पूरा किया। आजाद के शहीद होने के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। और बच्चों ये लेसन भी समाप्त हो गया है। और नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट्स जरूर करिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।